बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। न्यूज़ विद नाज़िया के साथ मैं हूँ नाज़िया मंसूर। नाज़रीन, एक किताब के हवाले से मैंने आप तमाम लोगों से जो है वो डिस्कशन की थी और मैंने कहा था कि इस किताब का मैं मुताला कर रही हूँ और आप लोगों ने भी मेरे साथ इसका मुताला करना है। मुताला क्या करना है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगी और आप लोग सुनिएगा। कुछ लोगों को पढ़ने का शौक़ नहीं होता, सुनने का ही शौक़ होता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ना पढ़ें मगर सुन लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने अंदर भी मोहब्बत पैदा कीजिए। मुताले की तो जो बुक थी वो मैंने आपको बताई भी थी। अजीम अलमिया के नाम से ये बुक है जिसे मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। काफ़ी लोगों की जो है रिक्वेस्ट आई है कि जो आप बुक पढ़ेंगी वो हमारे सामने ही पढ़ें, ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ वॉइस ओवर कर दिए। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं आप तमाम लोगों के साथ ये शेयर करूँगी और इससे मेरा भी ये फ़ायदा होगा कि मैं भी पढ़ती रहूँगी और आप लोग इस किताब को सुनते रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज अजीम अलमिया। क्या लिखा है अजीम अलमिया में? पाकिस्तान एक खौफनाक मोड़ से गुजर रहा है। ये मुल्क जिसने कर्ब में जन्म लिया अपने संगीन तरीन बहरान का तजर्बा कर रहा है। पाकिस्तानियों के हाथों पाकिस्तानियों के मारे जाने का खौफ अभी ख़त्म नहीं हुआ, खून अभी तक बह रहा है। ये सूरत हाल भारत की जारहाना मदाखलत के बायस और भी पेचीदा हो गई है। अगर हम आज इब्तला से गुजर गए तो पाकिस्तान हमेशा के लिए बामकसद तौर पर जिंदा रह सकेगा, वरना तबाहकुन तब्दीलियां मुकम्मल तबाही की तरफ ले जाएंगी। सबसे ज़्यादा इन्हिसार इसी बात पे है कि अब क्या किया जाता है। हमारा नुक्ता आगाज़ 1940 है, जब 23 मार्च को कायदे आज़म की क़यादत में मुसलमानों ने बर्रे सगीर में एक अलग मुल्क का मुतालबा किया। ये मुतालबा सबसे पहले करारदाद लाहौर में हुआ था जो फजलुल हक ने पेश की, जिन्हें आम तौर पर शेर बंगाल कहा जाता था। मुल्क के दोनों बाजुओं में रोज़ अफजों इख्तलाफ आराई करारदाद लाहौर पर मुबाहिसे के दोबारा तल्ख आगाज़ पर मुंतज हुई। पहले 1967 में शेख मुजीबुर रहमान ने और बाद में मौलाना भाषानी ने कहा कि करारदाद लाहौर के मुताबिक दो मुस्लिम मुमलिकतें हैं, यानी एक मगरबी पाकिस्तान और एक मशरकी पाकिस्तान। ये इस करारदाद की दयानतदाराना तावील नहीं। पाकिस्तान के क़याम से लेकर 1967 तक इस करारदाद को किसी ने ये मफहूम नहीं पहनाया। करारदाद लाहौर पर अगर अमल दरामद हो तो इसमें सारा पंजाब, सारा बंगाल और आसाम का सूबा होना चाहिए। चूँकि बंगाल और पंजाब मुनक़सिम हो गए थे, आसाम ने पाकिस्तान को इनकार कर दिया था। इस करारदाद को उसूली तौर पर महज इस वक्त तस्लीम किया जाना था जब तक़सीम मुकम्मल होती। इसके अलावा इस मामले का खुलासा इस अमर में है कि बरतानिया, जिसने बर्रे सगीर में इक़्तिदार मुंतकिल किया था, इसने इस इंतकाल पर अमल दरामद आज़ादी हिंदुस्तान एक्ट 1947 1947 के ज़रिए किया, जिसने 3 नहीं सिर्फ 2 खुद मुख्तार रियासतों को जन्म दिया, भारत और पाकिस्तान। एक आम आदमी जिसे अपनी धरती से जज्बाती वाबस्तगी है, लेकिन जो हेगल के नज़रिए मुमलिकत और ऑस्टिन के नज़रिए खुद मुख्तारी से मरूब नहीं है, वो ये जानना चाहता है कि ये अजीम अलमिया कैसे हुआ। वो इसका जिम्मेदार नहीं है। 23 बरस तक इसे आम इंतखाबात में वोट तक डालने का मौका नहीं मिला। 23 बरस बाद वो इंतहाई जोशो खरोश और बेपनाह उम्मीदों के साथ अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए पहुंचा। इस आम आदमी ने इस तवक्को से वोट दिया था कि एक नए दौर की सुबह पाकिस्तान को इक़्तिसादी तरक्की और सियासी सुकून के रास्तों पर गामज़न देखेगी। मौजूदा बहरान ने इसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसकी इक़्तिसादी हालत बिगड़ रही है। सुबह से रात तक जान जोखों में डालने वाला आम आदमी, जिसके बच्चों को फटे कपड़े नसीब हैं और जो गैर इंसानी माहौल में जिंदा है, इसे यकीनन इस बात का हक है कि वो पूछे कि पाकिस्तान इस अंधी गली की तरफ क्यों आ गया। और ये वही पाकिस्तान है जो इसके खून से, पसीने से और कुर्बानियों से तामीर किया गया था। इसके साथ गद्दारी की गई है। सियासतदान नाकाम।
یہ بحران ہم پر اچانک نہیں آیا، طویل عرصے سے اس کا خمیر پک رہا تھا۔ یہ بہت سی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے جو برطانوی راج میں ہوئی۔ یک کے بعد دیگرے آنے والی حکومتوں نے امور مملکت کو اس بری طرح سنبھالا کہ ایک غیر جانبدار مبصر کو یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے کہ پاکستان کی قیادت غلطیاں کرنے میں بہت تیز ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ قیادت صرف سیاستدانوں پر مشتمل نہیں ہے، اس سے تمام حلقے متعلق ہیں۔ پاکستان 1947 میں 1947 میں ایک بہت بڑے ہنگامے میں تخلیق ہوا۔ 30 لاکھ سے زیادہ جانیں اس کی نظر ہوئیں، اس سے کہیں زیادہ بے گناہ افراد دربدر ہوئے۔ برصغیر کی تقسیم ایک دردناک واقعہ تھا اور رخصت ہوتے انگریز کے دل میں رتی بھر ہمدردی نہ تھی، اور اس نے پاکستان کو ہر سطح پر کمزور کیا۔ مہاجرین جو اپنے نئے گھروں کی طرف طویل قافلوں کی صورت میں آ رہے تھے، ان کے جسم پر تقسیم کے زخم تھے اور ان کے دلوں میں صدیوں کی نفرت تھی، اور اسی صورتحال کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کے تعلق کشیدہ ہو گئے۔ حیدرآباد، جوناگڑھ اور کشمیر کے تنازعات تو بیک وقت پیدا ہو گئے اور انہوں نے حالات کو اور زیادہ تلخ کر دیا۔ 1948 میں بھارت اور پاکستان میں کشمیر کے مسئلے پر جنگ چھڑ گئی۔ کشمیر کے مسئلے پر اقوام متحدہ پر بھروسہ کرنا اور جنوری 1949 میں فائر بندی پر رضامند ہونا ایک سنگین غلطی تھی۔ اس وقت سے کشمیر کا تنازع برصغیر کے سیاسی جسم میں ناسور کی طرح رس رہا ہے۔ آج آزادی کی 2 دہائیاں گزرنے کے باوجود دونوں مملکتیں انتہائی کرب کے دن گزار رہی ہیں۔ میرا خیال ہے آج اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں نے دوبارہ سے اس کا پارٹ 2 جو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، اور میں چاہوں گی کہ آپ تمام لوگ میرے ساتھ مل کر یہ کتاب پڑھیں۔ یہ عظیم المیہ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا تھا۔ ہم اگر کسی ڈیبیٹ کا حصہ بنیں اور اس کے اور کوئی ایسی نالج جو ہم نے پڑھی ہوئی ہوتی ہے اس کے حوالے سے بات کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔